नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश राष्ट्र दरबार में। ओबीसी के गढ़ में घुसे योगी, क्यों मिला योगी को शानदार जन समर्थन? क्या ओबीसी पर योगी पड़ेंगे भारी? क्यों हैदराबाद का चुनाव है भाजपा के लिए जरूरी? इन सभी सवालों के जवाब देंगे आपको मुख्य खबर में, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अन्य सुर्खियों पर। किसान आंदोलन को शांत करने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के काफी ज्यादा बढ़ जाने के बाद केंद्र सरकार ने सभी किसान यूनियनों को 3 दिसंबर की तारीख दी है और कहा है कि इस तारीख को ही बैठक होगी। लेकिन सरकार ने किसानों से मिलने के लिए एक शर्त रखी है, जिस पर किसान यूनियन के पंजाब अध्यक्ष जगजीत सिंह ने अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को अगर हमें मिलने के लिए बुलाना ही था तो शर्त की तर्ज पर बुलाने की क्या जरूरत है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने किसान यूनियन तक ये संदेशा भिजवाया कि हमारी इस संदर्भ में बैठक होगी, जरूर होगी, लेकिन उससे पहले सभी किसानों को सरकार ने जो जगह निर्देशित की है उन्हें वहां जाना पड़ेगा। यानी किसानों को बुराड़ी बॉर्डर जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिस दिन किसान सरकार के निर्देश का पालन कर लेंगे, उसके अगले दिन ही हमारी बैठक सुनिश्चित की जाएगी। दूसरी खबर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की वैक्सीन की प्रगतिशील प्रक्रिया से परिचित होने के लिए 3 शहर पहुंचे। पहले अहमदाबाद के जायडस बायोटेक, उसके बाद हैदराबाद के भारत बायोटेक और उसके बाद वे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जल्द से जल्द वैक्सीन की कार्यान्वयन योजना पर विचार किया गया है। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी केंद्र सरकार वैक्सीन की कितनी खुराक खरीदने वाली है उसके संकेत नहीं मिले हैं, पर कम से कम जुलाई 2021 तक 300 से 400 मिलियन खुराक खरीदने का अंदेशा केंद्र सरकार जता रही है। अदार पूनावाला ने बताया कि इस बात की जानकारी फिलहाल हम 18 साल से कम उम्र के लोगों पर परीक्षण करने के ऊपर दे सकते हैं। अदार पूनावाला के इस बयान के बाद तो अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना की वैक्सीन के आने का इंतजार थोड़ा कम हो सकता है। तीसरी खबर, दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के कारण दिल्ली सरकार ने एक जरूरी और बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिल्ली में सरकारी दफ्तर में काम करने वाले आधे कर्मचारियों को वापस लॉकडाउन का आभास होने वाला है। दरअसल दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि सोमवार से सरकारी दफ्तरों में केवल 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। बाकी के 50% कर्मचारियों को घर से काम करना पड़ेगा। यानी इन कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम सिस्टम जल्द ही शुरू होने वाला है। सरकार ने निर्देश दिया है कि दफ्तर में 50% ही स्टाफ काम करेगा और इस बात को दफ्तर का मुख्य अधिकारी सुनिश्चित करेगा। सिर्फ सरकारी दफ्तर ही नहीं बल्कि निजी संस्थाओं को भी यह निर्देश दिया गया है कि सभी लोग दफ्तर में कोरोना नियमों का पालन करते हुए चलें। चौथी खबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लागू किया गया, जिसके लागू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मामला सामने आया है, जिसमें युवक युवती पर जबरदस्ती निकाह करने का दबाव बना रहा था। बरेली के देवरनिया के एक गांव में रहने वाले ये दोनों युवक और युवती एक साथ ही इंटर कॉलेज तक पढ़े हैं। 3 साल के बाद ये दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ने लगे, लेकिन अलग होने के बाद भी युवक ने युवती पर निकाह करने का दबाव बनाया और उसे धर्म परिवर्तन करने को कहा। जब युवती ने मना किया तो युवक ने उसे अपहरण की धमकी दी। युवती के पिता ने इस मामले को सुलझाने के लिए अपनी लड़की की शादी करवा दी, पर शादी के बाद भी यह युवक उसके ससुराल वालों को परेशान करने के साथ साथ उसके परिवार को भी धमकी देने लगा, जिसके बाद युवती ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवा दी और इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। हैदराबाद में योगी आदित्यनाथ की रैली तो आपने देख ही ली होगी। योगी की इस रैली में कितना भारी जन समर्थन उन्हें मिलता नजर आया, इस बात से भी शायद ही कोई अनजान हो, क्योंकि आज के अखबार के फ्रंट पेज और नेशनल चैनल्स की बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ इस जन सैलाब की तस्वीर तो हर घर की चौखट तक पहुंचने के साथ ही टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ चुकी है। लेकिन अगर फिर भी आपने ये तस्वीरें नहीं देखी हैं तो हैदराबाद में योगी की इस विशाल रैली की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं,
जिसमें योगी आदित्यनाथ प्रयागराज की तरह हैदराबाद का नाम भाग्यनगर में बदलने की बात करते नजर आए हैं। हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने इसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ पर यहाँ की जनता भाग्यनगर। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो आपने सुना। अब सुनिए कि विपक्षी दल के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी दबीरपुरा डिवीजन की रैली में किस तरह से योगी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने तो अपने इस भाषण में ट्रंप सरकार की हार की वजह भी प्रधानमंत्री मोदी को बता दिया। पूरी बात न बताते हुए आप खुद ही उनकी वाणी में सुनिए उनके ये शब्द। इलेक्शन जरूर है, मगर बीजेपी इतने लोगों को बुला ली हैदराबाद को, अब खाली डोनाल्ड ट्रंप को आना बाकी है। उन्होंने भी आ जाए तो कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह होगा, क्योंकि मित्रों उसका हाथ पकड़कर अमेरिका में बोले थे अब की बार ट्रंप सरकार होने के लिए करेंगे। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर और डालिए निकलिए। अब सवाल ये नहीं है कि इस टीका टिप्पणी का अर्थ क्या निकाला जाए, क्योंकि भारत देश में चुनाव प्रक्रिया के दौरान अगर पक्ष विपक्ष ने तंज नहीं कसा तो वो चुनाव ही कैसा। सवाल यहाँ यह है कि आखिर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब इस सवाल के जवाब में दो पहलू जुड़े हो सकते हैं। पहला यह कि बिहार विधानसभा चुनाव के समाप्त होते ही बीजेपी ने उन सभी राज्यों में अपनी धाक जमाने की ठान ली है जहां विधानसभा चुनाव या अन्य चुनाव होने वाले हैं, और भाजपा जहां जहां कमजोर है वहां वहां अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है, क्योंकि बिहार में अपनी सत्ता कायम कर पाने में जो सफलता बीजेपी ने हासिल की है उसकी छाप वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने देना चाहती, क्योंकि इस वक्त किसी राज्य में अपनी छवि कायम करनी है तो जमकर जनता के बीच पैर पसारने होंगे, जिसके लिए बीजेपी उन चेहरों को मैदान में उतार रही है जो जनता का विश्वास मौजूदा मुद्दों को उठाकर जीत सकते हैं। बंगाल में भी ममता को टक्कर देने के लिए बीजेपी अपने धुरंधर नेताओं को उतार चुकी है, और अब हैदराबाद में तो यूपी के मुख्यमंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ भी उतर चुके हैं, जो ओवैसी को दमदार टक्कर देने के लिए गांठ बांध कर आए हैं। बीजेपी हैदराबाद में अपनी धाक जमाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, क्योंकि तेलंगाना में अगले 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें अपनी जीत कायम करने में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ये चुनाव उनके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। दूसरा पहलू बाकी विपक्षी दलों के लिए हो सकता है, और वो यह है कि जिस तरह से चुनाव दर चुनाव बीजेपी का जोश जो चुनाव देखने को मिलता है वो बाकी विपक्षी दलों के लिए सीख है कि चुनाव किस मजबूती और इच्छा शक्ति से लादे जाते हैं। 1 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले हैं। अब ओवैसी के गढ़ में योगी घुस तो गए हैं, पर सवाल यही है कि ओवैसी का गढ़ उन्हें चुनता है या वापस हर बार की तरह ओवैसी उनका भरोसा जीत पाने में नाकामयाब साबित हो जाएंगे। राष्ट्र दरबार में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही दमदार खबरों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।